नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मित्रों, आज हम समझेंगे कि सिविल वादों में समनों को जारी करने एवं उनकी तामीली से संबंधित विधिक प्रक्रिया को, जैसे दस्ती सम्मन क्या होता है, पैरवी कैसे की जाती है, पब्लिकेशन कैसे होता है, किन परिस्थितियों में किया जाता है ताकि प्रतिवादी पर तामीली हो सके। तो मित्रों, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 को, जिसमें इससे संबंधित समस्त प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसके नियम 1 के अनुसार देखेंगे कि समन जब वाद सम्यक रूप से संस्थित किया जा चुका हो तब प्रतिवादी के नाम उस प्रतिवादी पर सम्मन की तामील के दिनांक से 30 दिन के अंदर उपसंजात यानी हाजिर होने और दावे का उत्तर देने यानी WS फाइल करने तथा अपनी प्रतीक्षा का लिखित कथन यदि कोई हो दाखिल करने के लिए सम्मन निकाला जा सकेगा। तो जब आप मित्रों दावा दायर कर देते हो तो कोर्ट जरिए सम्मन अभियुक्त को तलब करती है कि WS दाखिल करें और उपस्थित हो आके। तो 2 तारीख उसमें लगाई जाती हैं और आप देखे होंगे लिखा होता है कि पैरवी अंदर सप्ताह वादी करे। तो पैरवी क्या होती है कि आप प्रोसेस फीस यानी सम्मन की जो फीस होती है कि कितने प्रतिवादी है उसके अनुसार वो तय होती है, आप दाखिल करके और सम्मन का प्रारूप जो है परिशिष्ट खा में CPC के साथ लगा हुआ है, कई प्रकार के सम्मन है, तो वो आप भर के और आप देखेंगे इसी में जो है सम्मन के साथ में दावे की प्रतिलिपि जो है, जो वाद पत्र आप दायर किए हैं उसको आप उसमें लगाओगे और जो प्रोसेस फीस होगी आप उसको दाखिल करोगे। जैसा कोर्ट आर्डर करते 3 दिन के अंदर या अंदर सप्ताह पैरवी करोगे, फिर वो सम्मन जारी होगा। अगर स्थानीय अधिकारिता में है तो उस प्रकार से, और अगर बाहर का है तो उस प्रकार से वो जारी किया जाता है। कोर्ट में कोर्ट सर्वर होते हैं जो स्थानीय अधिकारिता में सम्मन को ले जाते हैं। एक चीज़ और लिखी होती है कि पैरवी दोनों प्रकार से करें यानी बोथ वेज करें। तो इसका मतलब होता है कि आपको पंजीकृत डाक से या कोरियर जैसा भी आपके राज्य में है उसके अनुसार आप उसको भेज सकते हो। तो देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है कि आप नियम 1 का उपनियम 2 देखेंगे कि सम्मनों से उपाबद्ध वाद पत्र की प्रति यानी हर सम्मन के साथ वाद पत्र की प्रति देनी होगी आपको। अब किसी भी पक्षकार को इसमें जब सम्मन जारी किया जाता है तो स्वयं प्लीडर द्वारा या वो स्वयं प्रतिवादी जो है उपस्थित हो सकता है। तो किसी भी पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए तब तक आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक वह किन्हीं निश्चित सीमाओं के भीतर निवासी ना हो। निश्चित सीमा क्या है कि न्यायालय की मामूली आरंभिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है या ऐसी सीमाओं के बाहर किंतु ऐसे स्थान में निवास करता है जो न्याय सदन से 50 मील से कम या जहां उस स्थान से वह निवास करता है और उस स्थान से जहां न्यायालय स्थित है बीच दूरी तक रेल या स्टीमर संचार या अन्य स्थापित लोक प्रवण वहां 200 मील की दूरी पर है, तभी जो है उसको व्यक्तिगत उपस्थित होने के लिए आदेश किया जाएगा। ये उपनियम 4 में है 1 के। अब सम्मन काहे के लिए होगा कि सम्मन या तो विवादकों के स्थिरीकरण यानी इशूज के स्थिरीकरण के लिए या अंतिम निपटारे के लिए होगा। अब आप देखेंगे जो SCC सूट होते हैं यानी लघु वाद न्यायाधीश में जो वाद सुने जाते हैं वो अंतिम निपटारे के लिए सम्मन होता है। जैसे रेंट कंट्रोल का केस जो होता है वो लघु वाद न्यायाधीश के यहाँ दाखिल किया जाता है और वो अंतिम निपटारे के लिए उसमें सम्मन निकाला जाता है। नियम 6 के अनुसार प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए दिन नियत किया जाएगा यानी उसमें तारीखें लगा जाएंगी। 2 तारीख लगती है, एक तो उपस्थित के लिए, दूसरा जो है वो WS के लिए, और कहीं पर जो है WS या इशूज बनाने के लिए भी लगा सकते हैं उसको। अब मित्रों देखेंगे कि सम्मन प्रतिवादी को यह आदेश देगा कि वे दस्तावेज पेश करें जिन पर वह निर्भर करता है। इस बात के लिए भी सम्मन जारी किया जा सकता है नियम 7 के अनुसार। अंतिम निपटारे के लिए सम्मन निकाले जाने पर प्रतिवादी को यह निर्देश देगा कि वह अपने साक्षियों को पेश करे। जैसे लघु वाद न्यायाधीश के यहाँ जो वाद होते हैं उनके लिए ये आदेश 5 के नियम 8 में है। अब मित्रों देखेंगे कि सम्मन की तामीली का प्रकार क्या है। ये आदेश 5 नियम 9 में है
कि न्यायालय द्वारा समन का परिदान यानी दिया जाना, जहां प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है जिसमें वाद संस्थित किया गया है, या उस अधिकारिता के भीतर निवास करने वाला उसका ऐसा अभिकर्ता है यानी कोई एजेंट है जो सम्मन की तामील प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त है, वहां जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश ना दे, सम्मन उचित प्राधिकारी को उसके द्वारा या उसके अधीनस्थों में से एक के द्वारा तामील किए जाने के लिए या न्यायालय द्वारा अनुमोदित कोरियर सेवाओं को परिदत्त किया या भेजा जा सकेगा। उचित प्राधिकारी उस न्यायालय से जिसने बात संसित किया भिन्न किसी न्यायालय का अधिकारी हो सकेगा, और जहां वह ऐसा अधिकारी है वहां सम्मन उसे ऐसे रीत से भेजा जा सकेगा जो न्यायालय निर्दिष्ट करे। अब देखेंगे इसके उपनियम 3 के अनुसार सम्मन की तामीली प्रतिवादी को या तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसके अभिकर्ता को संबोधित रसीदी पंजीकृत डाक द्वारा स्पीच, इसमें बहुत भेज आ जाता है। एक तो सम्मन जो प्रोसेस सर्वर ले जाता है, दूसरा जो डाक से आप भेजते हैं वो दोनों प्रकार से माना जाता है उसको। स्पीच पोस्ट द्वारा या उच्च न्यायालय या उपनियम 1 में निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा अनुमोदित कोरियर सेवा द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित फैक्स मैसेज या इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस को सम्मिलित करते हुए दस्तावेजों पारेषित करने के किसी अन्य माध्यम द्वारा उसकी एक प्रति प्रदत्त या पारेषित करके की जा सकेगी, परंतु इस उपनियम के अधीन सम्मन की तामील वादी के व्यय पर की जाए, यानी जो आप प्रोसेस फीस वगैरह दाखिल करते हो वो आपको ही जमा करना है। अगर आप इसमें असफल होते हैं तो आदेश 9 के तहत जो है आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, आपके दावे के विरुद्ध। उपनियम, अब इसका 4 उपनियम क्या था। उपनियम 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां पर प्रतिवादी उस न्यायालय के अधिकारिता के बाहर निवास करता है जिसमें कि वाद संस्थित किया गया है और न्यायालय यह निर्देश देता है कि उस प्रतिवादी पर सम्मन की तामील रसीदी पंजीकृत डाक द्वारा छोड़कर, यानी जो उपनियम 1 में जो बने तो उसको छोड़ के उपनियम 3 में निर्दिष्ट सम्मन के तामील की रीत से किया जाएगा, तो नियम 21 का उपबंध लागू नहीं होगा। अगर वो बाहर निवास करता है तो रसीदी पंजीकृत डाक द्वारा छोड़कर अन्य तरीकों से तामीली कराई जा सकती है। जब प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्य अभिस्वीकृत, यानी वो स्वीकार कर लेता यानी ले लेता है सम्मन को, कोई अन्य रसीद न्यायालय द्वारा प्राप्त की जाती है या सम्मन युक्त डाक वस्तु डाक कर्मचारी या कोरियर सर्विस द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना तात्पर्य इस पृष्ठांकन के साथ न्यायालय द्वारा वापस प्राप्त की जाती है कि प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता ने सम्मन युक्त डाक वस्तु का परिदान लेने से इनकार कर दिया है, यानी इंक्वायरी जो होती है उसका क्या प्रभाव होता है, या उपनियम 3 में विनिर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से उसे परिदत्त या पारेषित किए जाने पर समन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, तो समन जारी करने वाला न्यायालय ये घोषित करेगा कि प्रतिवादी पर सम्मन सम्यक रूप से तामील की गई थी, यानी इनकारी जो है वो तामीला माना जाएगा और न्यायालय इसको अपने आदेश द्वारा घोषित कर सकता है। अब आप देखेंगे 9 का, यानी आदेश 5 का 9 का ये दस्ती सम्मन को प्रोविजन निर्धारित करता है कि ये सम्मन वादी को दिया जा सकता है कि प्रतिवादी पर तामील कराने के लिए। न्यायालय नियम 9 के अंतर्गत सम्मन की तामील के अलावा प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए सम्मन जारी करने के लिए वादी के आवेदन पर ऐसे वादी को अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा कि वह ऐसे प्रतिवादी पर ऐसे सम्मन की तामील प्रभावी करे और ऐसी स्थिति में उसे वादी को तामील के लिए सम्मन परिदत्त करेगा, यानी ये आपको दिया जाएगा, आप प्रतिवादी पर उसको तामील कर सकते हो। मित्रों, अगर आपके दावे में कई प्रतिवादी हैं तो तामीली उनमें से हर पे की जाएगी, हर एक पे की जाएगी। ये नहीं कि एक प्रतिवादी पे तामीली हो गई तो कोर्ट मान लेगी कि सब पे तामीली हो गई है। मित्रों, अब अगर प्रतिवादी सम्मन लेने से इनकार करता है या अपने को छिपा रहा है या नहीं ले रहा, तो आदेश 5 के नियम 20 के अनुसार प्रतिस्थापित तामीली की जाएगी उसके ऊपर कि जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वह विश्वास करने के लिए कारण है कि प्रतिवादी इस प्रयोजन से कि उस पर तामील ना होने पाए सामने आने से बचता है या सम्मन की तामील मामूली प्रकार से किसी अन्य कारण से नहीं की जा सकती, वहां न्यायालय आदेश देगा कि सम्मन की तामील
उसकी एक प्रति न्याय सदन के किसी सहज दृश्य स्थान में लगाकर, यदि ऐसा कोई गृह हो तो उस गृह के जिसमें प्रतिवादी का अंतिम बार निवास करना या कारोबार करना या अभिलाप के लिए स्वयं काम करना ज्ञात है, किसी सहज दृश्य भाग पर भी लगाकर या ऐसी अन्य रीत से जो न्यायालय ठीक समझे की जाएगी, यानी चस्पा की जाएगी नोटिस जो संबंध है। फिर जहां उपनियम 1 के अधीन कार्य करने वाला न्यायालय समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा तामील का आदेश करता है, वहां ये समाचार पत्र ऐसा दैनिक समाचार पत्र होगा जिसका परिचालन इस स्थानीय क्षेत्र में होता है जिसमें प्रतिवादी का अंतिम बार वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करना या कारोबार करना या अभिलाप के लिए स्वयं कार्य करना ज्ञात है, वहाँ इसका प्रकाशन किया जाएगा और इसके बाद में वो संबंध तामील मान लिया जाएगा और आगे कार्रवाई उसके अनुसार होगी। अब आदेश 5 के नियम 21 के अनुसार जहां प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है, वहां समन की तामील की प्रक्रिया दी गई है कि वो उस न्यायालय को भेजा जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वो निवास करता है। वो न्यायालय उसी प्रकार समन की तामील कराएगा जैसे स्थानीय अधिकारिता वाला न्यायालय कराता है। तो मित्रों, अब ये आदेश 5 जो है वो प्रतिवादी पर समन की तामील की प्रक्रिया को वर्णित करता है कि कैसे उस पर तामील करें और कैसे, फिर इसमें है कि कारागार में अगर प्रतिवादी है तो कैसे तामील होगी, कोई कर्मचारी है सरकारी उस पर कैसे तामील होगी, ये अन्य प्रावधानों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब मित्रों, धारा 30 CPC 1908 की धारा 30 के अनुसार सम्मन अन्य प्रयोजनों के लिए भी जारी किए जाते हैं। देखेंगे क्या है ये कि धारा 30 ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, न्यायालय किसी भी समय या तो स्वयं प्रेरणा से या किसी भी पक्षकार के आवेदन पर ऐसे आदेश कर सकेगा जो परिप्रश्नों के परिधान यानी और उनका उत्तर देने से, दस्तावेजों और तथ्यों की स्वीकृति से और दस्तावेजों या अन्य भौतिक पदार्थों के जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हों, प्रकटीकरण, निरीक्षण, पेश किए जाने, परिविध किए जाने, लौटाए जाने से संबंधित सभी विषयों के बारे में आवश्यक या युक्त है, ऐसे व्यक्तियों के नाम सम्मन निकाल सकेगा जिनकी हाजिरी या तो साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने या पूर्वोक्त जैसे अन्य पदार्थों को पेश करने के लिए अपेक्षित हो। तो जो ये वर्णित हैं तथ्य, उनके लिए सम्मन जारी किया जा सकता है, यानी साक्षी को भी सम्मन जारी किया जाएगा। धारा 31 कहती है कि साक्षी को सम्मन, धारा 27, धारा 28 और 29 के उपबंध साक्ष्य देने या दस्तावेजों या अन्य भौतिक पदार्थों के पेश करने के लिए सम्मनों को लागू होंगे। अब धारा 32 के अनुसार अगर इसका अनुपालन जिसको सम्मन जारी किया गया है नहीं करता है तो न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम धारा 30 के अधीन सम्मन निकाला गया है हाजिर होने के लिए विवश कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकेगा, उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकेगा, उसका विक्रय कर सकेगा, उसके ऊपर 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा, उसे आदेश दे सकेगा कि वह अपनी उपसंजात यानी हाजिरी के लिए प्रतिभूति दे और व्यतिक्रम करने पर उसको सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा। अगर धारा 30 में वर्णित व्यक्तियों को सम्मन किया गया है, उनका अनुपालन नहीं करते हैं तो धारा 32 के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब आदेश 5 के अनुसार अगर प्रतिवादी पर सम्मन की तामीली हो जाती है और वो हाजिर नहीं होता है तो आदेश 9 के तहत कार्रवाई की जाती है, यानी दावा एक पक्षीय डिक्री किया जा सकता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए जो कीमती समय आपने दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।